गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हरित वाशने आप अपने चैनल पे @हरित क्यूसी पर आप सभी के लिए वेल्डिंग डिफेक्ट नॉलेज पार्ट 5 लेके आया हूँ, जो कि आपके सामने डिफरेंट चीज़ों का एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें पोजीशन बताता हूँ। वेल्डर टेस्ट करने के लिए क्या क्या मैंडेटरी पार्ट्स हैं वो इसमें दिखाया गया है इस इमेज में, कि हमको कितने मीटर हाइट पे कौन सा पोजीशन में रख के वेल्डिंग किस पोजीशन के लिए वैलिड रहेगा। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में 6G लिखा हुआ है। 6G में वेल्डर पोजीशन देखो, इंक्लाइंड ऑफ द 45 एंगल पर, इंक्लाइंड एंगल जो है 45 एंगल पे टंगा हुआ है। और सेम जस्ट उसके नियर में ही 5G लिखा हुआ है, वो किस तरीके से आपका हॉरिजॉन्टली पोजीशन में टेस्ट पीस, टेस्ट कूपन को रखा गया है। सेम दूसरा उसके नियर में है, प्लेट कहाँ सेम उसके नियर में है, और एक वर्टिकल में खड़ा हुआ है 2G वाला उधर। जनरल चीज़ें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं वो आप सब लोगों को पता है। जो नया फ्रेशर हेल्पर हैं और उनको ये चीज़ जानना है कि हमको क्या क्या चीज़ मैंडेटरी पता होना चाहिए, एक वेल्डर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट आवश्यकता होती है, वो इसमें सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। मोस्टली कुछ चीज़ें छूटी हैं, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और जिन्होंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाएं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो देखें, ताकि उनको एक सीक्वेंस वाइज ये पता चले कि हमारा जो एम है वो क्या चीज़ सीखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। ठीक है, मोस्टली देखो वेल्डिंग मशीन है, केबल है, और होल्डर है, रॉड है, एप्रॉन है, और फेस कवर है, फेस शील्ड कवर है विद ग्लासेस ETC एट्सेट्रा। देखो, वेल्डिंग डिफेक्ट से रिलेटेड बता देता हूँ। अंडर कट आएगा तो कैसा दिखाई देगा वेल्डिंग पे, विजुअली दिखाई दे रहा है, और जो ऊपर दिखा रहा है स्पॉटर टाइप से दिखाई दे रहा है, तो वो एक वेल्डिंग का मार्क है। अंडर कट बेल्ट डिफेक्ट में शो कर रहा है। एक साइड में देखो पूरा गड्ढा गड्ढा दिखाई दे रहा है, और स्पैटर अलग है इसमें। और प्रोफाइल जो देखो वेल्डिंग की वो कितना गंदी है, इसको डिफेक्ट के अंदर कंसीडर किया जाता है, और अनफिल वेल्डिंग भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूँ, जो कि सबको अपने दैनिक जीवन में पता होना चाहिए कि हमको क्या ज़रूरी है चीज़ें, उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है। मनुष्य के शरीर पर करंट का प्रभाव, किस तरीके से मनुष्य को करंट लगता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और कैसे होता है, ये सारी चीज़ें समझने की एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। हर चीज़ें समझने की कोशिश करना। मनुष्य के शरीर में रेजिस्टेंस उसके शरीर की आवश्यकताएं जैसे गीला और शुष्क आदि पर निर्भर करता है। यहाँ पर शुष्क का मतलब होता है सूखा एकदम। और यहाँ 1000 से 10,000 ओम्स तक बदलती है। यदि मनुष्य का शरीर गीला हो तो उसकी रेजिस्टेंस 1000 ओम्स, और आंशिक रूप से गीला हो तो उसका रेजिस्टेंस 5000 ओम, और यदि बिल्कुल शुष्क हो तो, बिल्कुल सूखा हो तो उसका रेजिस्टेंस 100,000 ओम्स होता है, और इसी को 1,00,000 ओम भी बोल सकते हैं। और मनुष्य के शरीर पर बिजली के झटकों पर प्रभाव, उसके शरीर में, शरीर से बहने वाले करंट संपर्क समय
और एसी या डीसी वोल्टेज पर निर्भर करता है। मतलब करंट उस पर लगा और उसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा था उसके ऊपर निर्भर करेगा, एसी है या डीसी है। मनुष्य के शरीर पर बिजली के झटकों का प्रभाव उसके शरीर में बहने वाले करंट, एसी और डीसी वोल्टेज पर निर्भर करेगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। कोई भी चलती हुई लाइन में सोच समझ के डालें, बोलते हैं कि भैया एसी तो है, डीसी तो है। वो एसी और डीसी का प्रभाव इसमें बताया हूँ कि एसी वोल्टेज के कंपैरिजन में, मतलब एसी वोल्टेज का प्रभाव जो रहता है वो डीसी वोल्टेज की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब डीसी एक एसी की वोल्टेज का प्रभाव जो है वो डीसी के अपेक्षा में ज़्यादा रहता है। मतलब डीसी में एक बार को कम लगेगा, एसी में बहुत अधिक लगता है, ये कहने का मीन्स है। इसमें कोई शक नहीं कि शरीर में से बहने वाली करंट कार्य वोल्टेज और शरीर के रेजिस्टेंस पर निर्भर करती है। मनुष्य के शरीर से बहने वाली करंट के प्रभाव को बताती है। करंट मिली एम्पियर में अब बताते हैं। जैसे 1 से 8 मिली एम्पियर का अगर करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर के अंदर और वो थोड़ा सा कट है, और अगर करंट का प्रभाव मनुष्य को हल्का सा भी टच हो जाता है तो उसमें वह सहन कर सकता है 1 से 8 मिली एम्पियर तक के बीच का अगर करंट फ्लो हो रहा है तो एम्पियर में, और 8 से 15 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो मनुष्य को हल्का दर्द और झटका लग सकता है, लेकिन वह चल सकता है आराम से, ठीक है। और 15 से 20 मिली एम्पियर का करंट अगर लगा उसको तो मनुष्य को दर्द करने वाला झटका लगेगा, परंतु नसा का निरंतर समाप्त होने के कारण वह चल नहीं सकता। मतलब नसों में जो माइंड ब्रेन मतलब पूरा दिमाग से कनेक्टेड रहती हैं सारी नसें, उस पर झटका लगने से वो वहाँ से निरंतर डिसकनेक्शन हो जाता है, और जिसकी वजह से वहाँ पेन होना की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसी वजह से वो वहाँ चलने में असमर्थ रहता है। 20 से 50 मिली एम्पियर नसों के बहुत अधिक सिकुड़ जाने के कारण सांस लेने में कठिनाइयाँ हो जाता है 20 से 50 मिली एम्पियर में। और 50 से 100 मिली एम्पियर की बात करें तो सांस रुकने के कारण मृत्यु संभावना है। और यदि वही करंट अगर 200 मिली एम्पियर या उससे अधिक का होगा तो क्या होगा, शरीर जल जाता है और बिजली के झटके के दौरान नसें इतनी सिकुड़ जाती हैं कि हृदय काम करना बंद कर देता है, और इस अवस्था में मृत्यु निश्चित है। औसतन क्या करें, औसतन शुष्क अवस्था में मनुष्य के शरीर की रेजिस्टेंस 50,000 ओम्स और गीले अवस्था में 1000 ओम्स मानते हैं। ये प्रैक्टिकल किया गया है, जो कि एज ए जब सर्टिफिकेशंस किसी चीज़ के लिए वैलिड रहते हैं, वैलिडेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो वहाँ से अप्रूव करके बताया गया है सारी चीज़ें। और विशेष निर्देशांक क्या है कि बेहोश व्यक्ति को कभी भी पानी के लिए कुछ मत दो, पीने के लिए कुछ भी मत दो, ठीक है। कृत्रिम सांस विधि मतलब जो श्वसन नली है वो उसमें बताया गया है कि जल्दी जल्दी सांस नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, और अधिक दबाव के कारण शरीर में के प्रभाव भीतरी ऑर्गन्स मतलब लंग्स, फेफड़े, जो भी आपके शरीर में, सबके शरीर में जो रहते हैं ऑर्गन्स, ठीक है, लंग्स हो गए, फेफड़े हो गए, किडनी हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जो भी करें बहुत स्वस्थ तरीके से करें और आराम से करें। नेक्स्ट आता है हमारा पोजीशन। बोलता होगा कि वेल्डिंग में बोला जाता है कि वेल्डिंग में ट्यूब का वेल्डिंग मारना बहुत इजीली है। बहुत से वेल्डरों के थ्रू सुना होगा, बहुत से हेल्पर के थ्रू सुना होगा, जो भी है देखें। जो मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, ट्यूब का वेल्डिंग एक सिंगल ट्यूब है, उसको मारना बहुत ईजी लगता है क्योंकि उसके नियरेस्ट में कोई दूसरी ट्यूब नहीं है। अगर वही कॉइल असेंबली का अगर जॉइंट होगा तो उसके लिए टेस्ट क्वालिफिकेशन करने का प्रोसेस कुछ अलग रहता है। टेस्ट क्वालिफिकेशन का प्रोसेस क्या रहता है ट्यूब का, उसमें क्या रहेगा कि वन ट्यूब इज़ इक्वल टू सम नियरेस्ट ऑफ डमी ट्यूब। एक डमी ट्यूब को उसके साथ में लगाया जाता है ताकि वेल्डर की स्किल को चेक किया जा सके।
जैसे कि इस जॉइंट में 45 एंगल पे इंक्लाइन पे एक ट्यूब लगाया गया है, बट 45 नहीं है, ये थोड़ा सा इंक्लाइंड एंगल कम है। और इसमें जो है ट्यूब के नियरेस्ट में 2 ट्यूब को कनेक्ट करके एक डमी ट्यूब लगाया गया है। वहाँ पर वेल्डिंग का टेस्ट होगा, वेल्डर को क्वालिफाइड किया जाएगा, वो भी इसलिए जो कि बॉयलर ट्यूब के अंदर नैरो स्पेस होने के कारण उसको ये चेक किया जाता है कि ये वेल्डर मार पाएगा कि नहीं मार पाएगा। सेम यही है, डिफरेंट एंगल से फ़ोटो लिया गया ये भी। उसके बिहाइंड में कॉइल दिखाई दे रहा है। और देखिए वेल्डिंग मारते समय क्या क्या चीज़ को मेज़र में ध्यान दिया जाता है। जो अपना पर्जिंग ट्यूब है उस पर भी ध्यान दिया जाता है, जिससे निकलने वाली जो फ्लो मीटर है, फ्लो मीटर में देखो यहाँ पर जो है कितना वॉल पे रहना चाहिए अपना जो ऑक्सीजन का वो आर्गन सिलेंडर का जो गैस है वो कितनी पर रहना चाहिए। जिसको नहीं पता वो ध्यान दें, और जिसको पता है वो अच्छा से देखे और आगे की तरफ चले। ठीक है, 15 से 20 के बीच में रहता है, कहीं कहीं पे एज पर एडजस्टेबल लेंथ और स्पेस ऑफ गैप मतलब पर्जिंग वाला दी है तो उसके लिए कितना रखना है, इतना हो सकता है, क्योंकि उसमें फ्लो रेट भी ध्यान देना होता है कि हमारा फ्लो किस फ्लो रेट से हम आर्गन को पास कर रहे हैं उसमें से। अब देखो मेन टेस्ट ये रहता है, अगर वर्टिकल पोजीशंस में रहता है तो उसमें ये रहेगा ये अपना 5G होगा, इंक्लाइंड एंगल है, क्योंकि ये मैं वो पोजीशन मोबाइल में फ़ोटो लिया है इसलिए अलग दिखाई दे रहा है। और ये जो है इस तरीके से 3 ट्यूब के साथ में वेल्डिंग मारा जाता है। ये देखो ट्यूब पोजीशन में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोगों से अनुरोध है कि अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी नॉलेज पता चले, और नेक्स्ट के लिए कमेंट करें कौन सा वीडियो चाहिए, किस बेस पे चाहिए, कौन से मटेरियल पे चाहिए, अपना अपना कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।